हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे सीआरपीएफ जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, बताएंगे दोस्तों। साथ ही ईरान की कैद से जल्द होगी भारतीयों की रिहाई, बताएंगे विदेश मंत्रालय ने क्या जानकारी दी है। तो वहीं कांग्रेस कमेटी और रायबरेली पर क्या फैसला लिया गया है, किसको लड़वाया जाएगा चुनाव। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है इंडी गठबंधन 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएगा। तो वहीं ईवीएम पर सवाल उठाने वालों देश माफ नहीं करेगी, पीएम मोदी का बड़ा बयान। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते तो सब वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर मणिपुर को लेकर खबर, सीआरपीएफ जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार ने कहा सख्ती से निपटेंगे। जी हां, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने उग्रवादियों के हमले में 2 सीआरपीएफ जवानों के बलिदान के बाद कड़ी चेतावनी जारी किया। उन्होंने कहा कि जिस भी समूह ने सुरक्षा बलों के शिविर पर हमला किया है उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम अपराधियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कुलदीप सिंह ने कहा कि आज से हमने असम राइफल्स और सेना सहित सभी सुरक्षा बलों को अभियान तेज करने का निर्देश दे दिया है। हम अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनी जाँच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे और केंद्रीय बलों पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कुकी और मैतेई उग्रवादी समूह अब सड़क और पुलों को निशाना बनाने के साथ ही केंद्रीय बलों पर भी हमला कर रहे हैं। इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो वहीं बता दें, रूस से भारत जा रहा बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से क्षतिग्रस्त यमन के हुतियों ने लाल सागर में किया था अटैक। बता दें, यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने शुक्रवार को लाल सागर से गुजर रहे पनामा के ध्वज वाले तेल टैंकर को मामूली नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि यह जहाज रशिया से भारत जा रहा था। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि विद्रोहियों ने हमले में 3 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से एक ने पनामा के ध्वज वाले सेशेल्स पंजीकृत एंड्रोमेटा स्टार को क्षतिग्रस्त कर दिया। निजी सुरक्षा कंपनी एम्ब्रे ने टैंकर को रूस से जुड़े व्यापार में संलग्न बताया है। तो वहीं आपको बता दें, तुर्की बना रहा एयरक्राफ्ट कैरियर, 50 विमान होंगे तैनात। निशाने पर भारत का दोस्त ग्रीस। दरअसल तुर्की का खलीफा कहे जाने वाले रेसेप तैयब एर्दोगन अपने देश को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तुर्की ने हाल में ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण शुरू किया है। हाल ही में तुर्की के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के लिए जिम्मेदार इस्तांबुल नौसेना शिपयार्ड में डिजाइन प्रोजेक्ट कार्यालय ने नए जहाज के बारे में नए विवरण जारी किए। डीपीओ के अनुसार तुर्की के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण विदेशी सहायता के बिना पूरी तरह से घरेलू संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खास तौर पर ग्रीस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं बता दें, डीपीओ ने खुलासा किया है कि तुर्की के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक साथ 50 लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकेगा। इनमें से 20 डेक पर तैनात होंगे और 30 हैंगर के भीतर रखे जाएंगे। साथ ही अगली खबर बता दें, बांग्लादेश और यूएई समेत 6 देशों को 99,150 मीट्रिक टन प्याज निर्यात होगा। सरकार ने दे दी मंजूरी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 6 देशों जिनमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह निर्णय पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ और रबी फसलों के कम अनुमानों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है। निर्यात की सुविधा के लिए नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड को इन देशों को प्याज निर्यात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी हाँ, सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार NCEL प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से घरेलू उत्पादकों से प्याज इकट्ठा करेगा। इस प्याज की आपूर्ति नामित एजेंसियों या गंतव्य देशों की एजेंसियों को बातचीत के आधार पर तय की दरों पर 100% अग्रिम भुगतान के साथ की जाएगी। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक होने के नाते निर्यात के लिए प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता होगा। इसके अलावे सरकार ने 2000 मीट्रिक टन सफेद प्याज का निर्यात की अनुमति दी है। इसका उत्पादन विशेष रूप से मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों में निर्यात करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पुतिन ने नहीं करवाई अपने कट्टर विरोधी नवलनी की हत्या। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूसी राष्ट्रपति को दे दी क्लीन चिट। जी हाँ दोस्तों, अपने कट्टर विरोधी अलेक्सी नवलनी की मौत के बाद आलोचना के निशाने पर रहे रूसी राष्ट्रपति के लिए राहत भरी खबर आई है। रूस की आर्कटिक जेल में बंद विपक्षी नेता नवलनी की फरवरी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आप सभी जानते ही हैं। नवलनी की पत्नी और उनके
सहयोगियों ने पुतिन पर हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वे इसके समर्थन में सबूत देंगे, लेकिन अब अमेरिका ने पुतिन की हत्या के मामले में क्लीन चिट दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि संभवतः पुतिन ने नवलनी की हत्या का आदेश नहीं दिया था। जी हाँ, वाकई में चौंकने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका जो हर मामले में रशिया को खास करके उनके राष्ट्रपति पुतिन को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं, चाहे सच हो या झूठ, पुतिन पर वार पलटवार चलता रहता है। अमेरिका का इतनी तगड़ी वाली दुश्मनी होने के बावजूद भी पुतिन को क्लीन चिट दे दिया है अमेरिका ने इस मुद्दे पर। इसके पहले क्रेमलिन ने 47 वर्षीय नवलनी की मौत में किसी भी भागीदारी से इनकार किया था। पिछले महीने पुतिन ने नवलनी के निधन को दुखद बताया था। पुतिन ने कहा था कि वो जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की अदला बदली के जरिए नवलनी को पश्चिम को सौंपने को तैयार थे, बशर्ते वो कभी रशिया ना लौटे। नवलनी के सहयोगियों ने भी बताया था कि ऐसी बातचीत चल रही थी। अब ऐसे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से शनिवार को बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस निष्कर्ष पर निकली है, इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पुतिन ने शायद फरवरी में नवलनी को मारने का आदेश नहीं दिया था। जी हाँ, ऐसे में अमेरिका का खुफिया एजेंसी ऐसा बयान दे रहा है, ऐसे में मानना पड़ेगा कि पुतिन ने वाकई में हत्या नहीं ही करवाई होगी। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं बात करें अगली खबर की, जहां मालदीव वाले मुइजू की पीठ क्यों थपथपा रही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुखपत्र में जमकर की तारीफ। बता दे, चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मुखपत्र पीपुल्स डेली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की जमकर तारीफ की है। ये तारीफ मालदीव के संसदीय चुनाव में मुइजू की पार्टी पीएनसी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर की गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने मालदीव के संसदीय चुनाव में मुइजू की पार्टी को सर्वोच्च बहुमत मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। पीपुल्स डेली को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है। इस अखबार की संपादकीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों और चिंताओं को दर्शाता है। अखबार के संपादकीय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी का विचार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक फियान फेंग को यह कहते हुए रिपोर्ट किया गया था कि मुइजू के राष्ट्रपति पद को चुनाव से पहले काफी दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विपक्षी दल ने संसद को नियंत्रित किया था। यानी एक तरीके से चीन ने मुइजू को मक्खन लगाने की कोशिश की, उनकी ऐसी तारीफ करने की कोशिश की है कि मुइजू चीन के सामने हर तरीके से खुलकर सामने आ जाए। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं चाइना की बहुत बड़ी और मीठी मीठी चाल है मालदीव को फंसाने का और मालदीव को गर्त में ले जाने का, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, ये भी खबर आ रही है कि भारत के लिए परमानेंट सिरदर्द बनेगा वो मालदीव। चीन के जासूसी जहाज ने हिंद महासागर में डाल ही दिया डेरा। आखिर कितना खतरा है ये भारत के लिए, आपको बता दें 4500 टन वजनी एक उच्च तकनीक वाला चीनी जासूस जहाज मालदीव के जल क्षेत्र में वापस लौट ही आया। 2 महीने पहले भी इसने मालदीव के विभिन्न बंदरगाहों पर 1 हफ्ते का समय बिताया था। समाचार पोर्टल अधाधु.com ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। अब ऐसे में हिंद महासागर में इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। हिंद महासागर में चलने वाले व्यापारिक जहाजों के लिए केंद्र में होने की वजह से मालदीव पर चीन का प्रभुत्व भारत के लिए सिर दर्द जैसा ही है। जी हाँ, क्योंकि मालदीव की भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से महज 70 समुद्री मील की दूरी है, जबकि भारत की मुख्य भूमि से मालदीव करीब 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। वैसे में हिंद महासागर में इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में यह भारत के लिए बड़ा ही सिरदर्द साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत इस पर क्या कदम उठाता है। तो वहीं आपको बता दें, पुर्तगाली झंडे वाले जहाज पर फंसे 16 भारतीयों की रिहाई की उम्मीद बढ़ी। ईरान पुर्तगाल के बीच हुई बातचीत। बता दें, ईरानी बलों ने 2 हफ्ते पहले एक पुर्तगाली झंडे वाला जहाज अपने समुद्र क्षेत्र में जब्त किया था। इस जहाज में ज्यादातर भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। इस घटना पर ताजा जानकारी देते हुए ईरान ने शनिवार को बताया कि भारतीय चालक दल को कॉन्सुलर सेवाएं दी जा रही हैं, इससे उनकी रिहाई और प्रत्यर्पण की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ईरान के अर्धसैनिक बल ने 13 अप्रैल को इजराइल से जुड़े एक कार्गो जहाज को होर्मुज जल डमरू मध्य के पास जब्त कर लिया था। इस जहाज में कुल 25 लोग सवार थे, जिसमें से 11 भारतीय थे। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पुर्तगाल के नए विदेश मंत्री पाउंगलो रंगेल ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से फोन पर बात की गई। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया और क्षेत्र की स्थिति पर भी बात की, यानी कि ईरान की कैद से जल्द होगी भारतीयों की रिहाई। सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 16 भारतीयों का स्वास्थ्य अच्छा है। भारतीय मिशन को ईरानी अधिकारियों द्वारा भारतीयों तक राजनयिक पहुंच प्रदान की गई है। साथ ही साथ बता दें, स्कूलों में नाच गाना बंद करो। जी हाँ, पाकिस्तान में टीटीपी का फरमान बोला अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के
खैबर पख्तूनख्वा सूबे सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब पंजाब तक पहुंच गया है। टीटीपी ने एक बयान जारी करके धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज और उनका प्रशासन प्रांत में संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना जारी रखेगा तो परिणाम भुगतने होंगे। बयान में जनता विशेषकर छात्रों से धार्मिक कारणों से ऐसे अश्लील आयोजनों का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि टीटीपी के बयान पर दक्षिणी पंजाब के लिए टीटीपी के शैडो गवर्नर उमर मुआविया ने हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में पंजाब में लगातार पांव पसार रहा है टीटीपी। तो वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी घटनाएं संकेत देती हैं कि टीटीपी पंजाब प्रांत में पुराने चरमपंथी नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही बता दें, इजरायली सेना पर हमले के फिराक में एक जगह इकट्ठे थे हमास के आतंकी, वहीं पर आईडीएफ ने पहले ही कर दी इतनी भीषण एयर स्ट्राइक की उड़ गए इनके चीथड़े। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि इजरायली सेना पर हमले के लिए घात लगाकर बैठे दर्जनों हमास आतंकियों को ट्रेस करके आईडीएफ ने उन पर भयानक एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें सभी आतंकी मारे गए। आईडीएफ ने हमास आतंकियों पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया है। यह वीडियो बेहद डरावना है। हमला इतना जबरदस्त था कि सभी आतंकियों के परखच्चे उड़ गए। जी हाँ, आईडीएफ के अनुसार आतंकवादी इजरायली सेना पर गोली चलाने की तैयारी ही कर रहे थे कि इससे पहले ही उन्हें हवाई मार्ग से मार गिराया गया। साथ ही साथ बता दें, यूक्रेन को सिर्फ पैट्रियट मिसाइल देगा अमेरिका, डिफेंस सिस्टम से इनकार, कहा यह कोई सिल्वर बुलेट नहीं। जी हाँ, बता दें, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि वो अपने नए सैन्य सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों और तोप के गोलों को जल्द भेजेगा। हालांकि मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए पैट्रियट सिस्टम नहीं भेजे जाएंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि बढ़ते रूसी हवाई खतरे का सामना करने के लिए उनके देश को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डिफेंस सिस्टमों से अभी जान बचाई जा सकती है। शनिवार को यूक्रेन ने कहा कि रशिया ने एक और बड़ा हवाई हमला किया है। साथ ही शी जिनपिंग ने चीनी सेना के स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को किया भंग। नई इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स क्या है आपको बता दें, चीन ने लगभग एक दशक में अपनी सेना का सबसे बड़ा पुनर्गठन किया है। इसमें आधुनिक युद्ध के लिए सुसज्जित टेक्नोलॉजी से लैस रणनीतिक बलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। माना जा रहा है कि चीन का ये कदम भविष्य में अमेरिका के साथ आसन्न युद्ध को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। पिछले हफ्ते एक आश्चर्यजनक कदम में चीनी नेता शी जिनपिंग ने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को खत्म कर दिया था। ये चीनी सेना की एक सैन्य शाखा थी जिसे उन्होंने 2015 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षमताओं को व्यापक ओवरहाल के हिस्से के रूप में सशस्त्र बलों को एकीकृत करने के लिए बनाया था। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, इधर ईरान और इजराइल में उलझा रहा अमेरिका, उधर चीन ने यूएई के साथ मिलकर कर दी बहुत बड़ी डील। वो क्या डील है बता दें, ईरान और इजराइल के बीच रहे तनाव ने पूरे पश्चिमी एशिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। तो वहीं अमेरिका इसके बीच में फंस चुका है। अमेरिका के लिए इस समय परसों पेश वाली स्थिति है कि वो इस मुद्दे में इजराइल का साथ दे या फिर उसके पश्चिम एशिया में सहयोगी मुस्लिम देशों का। पहले फलस्तीन इजराइल संघर्ष और अब ईरान इजराइल के बीच रहे तनाव ने चीन की खाड़ी देशों में कूटनीतिक पहुंच बनाने का रास्ता तैयार कर दिया है। पहले चीन ने ईरान और सऊदी अरब की पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलवाया, वहीं अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, दरअसल यूएई ने 2020 में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। 2020 में ही अमेरिका की मध्यस्थता में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे, जिसे अब्राहम समझौता कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि अमेरिका को फंसाकर खुद चाइना फायदा लेता दिखाई दे रहा है। साथ ही बता दें, कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने शांति और सहयोग पर दिया जोर। जी हाँ, रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने शुक्रवार को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन बोले तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सभी SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। इसमें SCO के रक्षा मंत्रियों ने अन्य पहलों के अलावा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को विकसित करने पर सहमति प्रकट की। बता दें कि यह विचार वसुधैव कुटुंबकम के प्राचीन भारतीय दर्शन का परिचायक है। तो वहीं आपको बता दें, खुलेआम दोस्त पाकिस्तान के लिए हैंगर श्रेणी की 8 पनडुब्बियां बना रहा है चीन। पहली का कर दिया जलावतरण। जी हाँ, चीन ने अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान को अत्याधुनिक पनडुब्बियां उपलब्ध कराने के लिए समझौते के तहत हैंगर श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से पहली का जलावतरण किया है, जिससे दोनों देशों के बढ़ते द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में एक नया आयाम जुड़ गया है। जियो
न्यूज की खबर के अनुसार शुक्रवार को वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप यानी WSIG के शुआंग गिल्यू बेस पर आयोजित जलावतरण समारोह में पाकिस्तान नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने भाग लिया। पाकिस्तान और चीन के बीच समझौते के तहत पाकिस्तान को 8 अत्याधुनिक उन्नत पनडुब्बियां प्रदान करने पर सहमति बनी थी। साथ ही MDH और एवरेस्ट मसालों की और ज्यादा बढ़ी मुश्किलें। अब हांगकांग सिंगापुर के बाद अमेरिका में भी रेड फ्लैग जी हां हरकत में आया। FDA फूड सेफ्टी विभाग बता दे भारत की मसाला कंपनियां बोले तो MDH एवरेस्ट की मुश्किल कम होती नहीं दिखाई दे रही। क्वालिटी चेक में फेल होने के बाद सिंगापुर और हांगकांग में इन कंपनियों के मसालों में हाई लेवल पेस्टिसाइड का आरोप लगा है। इन कंपनियों के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम के कीटनाशक के पाए जाने की बात कही गई है, जिसके बाद इनकी सेल पर हांगकांग और सिंगापुर दोनों ही देशों ने रोक लगा दी है। तो वहीं भारत सरकार की ओर से भी क्वालिटी स्टैंडर्ड जांच की बात कही गई है। मुश्किल तब और ज्यादा बढ़ गई जब अमेरिका में भी इन दोनों ब्रांड को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। जी हां, सिंगापुर और हांगकांग में लगे बैन के बाद अमेरिका ने भी सख्ती दिखाई है। अमेरिकी फूड सेफ्टी विभाग यानी US FDA ने हांगकांग और सिंगापुर में बैन लगने के बाद MDH और एवरेस्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। जी हां, साथ ही साथ बता दें राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस CEC में नहीं हुआ फैसला, अब गेंद जो है वो खड़गे के पाले में है। बता दें राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया गया है। CEC के सदस्यों, यूपी के प्रभारी महासचिव और विधायक दल की नेता ने भी उम्मीदवार बनाने का अनुरोध किया है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। CEC की बैठक में कांग्रेसी नेता KC वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। PTI के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को हुए बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से मैदान में उतारने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि यूपी में पार्टी मामलों के AICC प्रभारी अविनाश पांडे और राज्य में CLP नेता आराधना मिश्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट देने का आग्रह किया है। साथ ही आपको बता दें कोल्हापुर में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी जी, कहा इंडी गठबंधन 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान पूरे हो चुके हैं, अब 5 चरणों के मतदान शेष रह गए। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। PM मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस और उसके दोस्तों को एहसास हुआ है कि वे NDA के विकास के ट्रैक रिकॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। वे राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का उपयोग कर रहे हैं। PM ने आगे कहा कि कोल्हापुर को महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहाँ के स्थानीय युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। अगर मैं फुटबॉल की भाषा में आपसे बात करूं तो कल दूसरे चरण के पूरा होने के बाद बीजेपी NDA 2-0 से आगे है। जी हां, कांग्रेस को घेरते हुए मोदी जी ने कहा कि वे राष्ट्र विरोधी एजेंडे और तुष्टीकरण का उपयोग कर रहे हैं। अब कांग्रेस का एजेंडा है कि कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करेंगे। PM मोदी ने आगे कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे CAA को रद्द कर देंगे। जो लोग 3 अंकों की संख्या में लोकसभा सीटें नहीं जीत सकते, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के दरवाजे तक भी पहुंच पाएंगे? तो वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए जैसा बयान दिया। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी ने यहाँ एक चुनावी रैली में यह भी कहा कि गोवा भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 100% कार्यान्वयन का एक मॉडल है। तो वहीं बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी का 1 महीने में 5वां बिहार का दौरा 4 मई को दरभंगा में करेंगे चुनावी रैली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव 2024 के बीच एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 4 मई को उनकी दरभंगा में चुनावी रैली प्रस्तावित है। इस दौरान वे मौजूदा सांसद एवं बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। जी हां, साथ ही साथ बता दें बकवास बातें कर रहे हैं अंकल जी। जी हां, PM मोदी के मंगल सूत्र वाले तंज पर प्रियंका गांधी का पलटवार। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कांग्रेस को उनके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले बयान पर घेरते नजर आ रहे हैं। शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि शादियों में हर जगह बकवास करने वाले एक अंकल जी होते ही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी गुजरात के वलसाड लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थन में चुनावी रैली में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने कहा कि घर में शादियां होती हैं तो हर जगह एक अंकल जी ऐसे होते हैं जो दरबार लगाकर सबको
ज्ञान देते रहते हैं। आगे कहा है कि ऐसे ही अंकल जी किसी दिन कहने लगे कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस सरकार आएगी तो आपके गहने मंगलसूत्र चुरा लेगी और किसी और को दे देगी। तो ये सब सुनकर आप क्या करते, हंसते ना। आज देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपसे ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं। ये बयान था दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा का। इस पर आपकी क्या राय होगी तो वहीं आपको बता दें। अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस मुसलमानों को संपत्ति वाले बयान पर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शनिवार को कांग्रेस ने उनके चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस घोषणा पत्र और राहुल गांधी पर दिए एक बयान पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने एक चुनावी सभा में कहा था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश की संपत्ति को मुसलमानों में बांटने का वादा किया है। तो जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर इलाके में एक जनसभा के दौरान अनुराग ने ये बातें कही। इसके बाद चुनाव आयोग के पास पहुंची कांग्रेस पार्टी। तो वहीं आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में मिल सकता है बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका। पीएम मोदी ने खुद दिया हिंट। दरअसल मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले और भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान की राष्ट्रीय राजनीति में शानदार एंट्री होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही इसका हिंट दे दिया। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली यानी कि केंद्र में ले जाना चाहते हैं। पीएम के इस बयान के बाद कयासों का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस शहर को उनका गढ़ माना जाता है। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से है। तो वहीं आपको बता दें संदेश खाली में हथियार बरामदगी का कोई सबूत नहीं। ममता बनर्जी ने सीबीआई छापेमारी पर जताया संदेह, ये कहते हुए कि पटाखा भी फूटता है तो सीबीआई आती है। संदेश खाली में एक्शन के बाद भड़की है ममता बनर्जी। कहा हथियार खुद लाई थी एजेंसी। दरअसल पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की टीम ने राज्य पुलिस को सूचित किए बिना संदेश खाली में छापेमारी की। उन्होंने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि हथियार बरामदगी का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने छापेमारी के संबंध में संदेह व्यक्त करते हुए कहा है कि बरामद वस्तुएं केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों द्वारा लाई गई होंगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा अगर बंगाल में पटाखा भी फूटता है तो एनआईए, सीबीआई, एनएसजी जांच करने आ जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। राज्य पुलिस को सूचित नहीं किया गया। उन्होंने कहा क्या मिला ये पता नहीं, कोई सबूत नहीं है। बरामद की गई चीजें संभवतः उनके यानी सीबीआई द्वारा एक कार में लाई गई होंगी। ये बयान है ममता बनर्जी के। इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बौखलाती नजर आ रही है ममता बनर्जी। तो वहीं आपको बता दें सुनीता केजरीवाल की राजनीति में हुई एंट्री। पूर्वी दिल्ली में किया रोड शो। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार शाम को पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार के समर्थन में पहला रोड शो किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल शेर हैं और कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। एक वाहन में सवार सुनीता केजरीवाल पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कोंडली इलाके में मतदाताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन करती नजर आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाए, मुफ्त बिजली मुहैया कराई और मोहल्ला क्लिनिक खोले। तो वहीं भाजपा मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन भी किया और कहा वे नहीं चाहते कि दलित व्यक्ति बने दिल्ली का महापौर। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है दोस्तों, साथ ही साथ बता दें उत्तर भारत में लू से मिल सकती है राहत। ओडिशा, बंगाल सहित अन्य राज्यों में गर्मी का रेड अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत में लू से राहत मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि आंधी तूफान के कारण उत्तर भारत में लू की आशंका कम है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय का कहना है कि 26 अप्रैल को उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं चली हैं। ऐसे में लू चलने की आशंका कम है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी राय हो और आपके यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है बाहर, कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। तो वहीं ये थी की सारी बड़ी खबरें। खबर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।